बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज। पाकिस्तान ने श्रीलंका को ट्राई सीरीज के मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शानदार परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, खास तौर पर फील्डिंग हो। मेरे ख्याल से सारे बॉक्सेस आज हमने टिक कर दिए, क्योंकि हम इतने दिनों से बॉक्सेस टिक कर ही रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि थोड़े से और बॉक्सेस टिक कर देंगे। लेकिन श्रीलंका शुड बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। एक नजर मैच समरी पर जरूर डालिए कि हुआ क्या इस मैच में, और मेरे ख्याल से श्रीलंका बिल्कुल ही डाउन एंड आउट रहे। 128 रन बना पाए, 7 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। मोहम्मद नवाज ने क्या शानदार बॉलिंग कर दी। सिर्फ फिगर्स ही नहीं जो 3 for 16 आपको नजर आते हैं, लेकिन जो विकेट्स उन्होंने ली हैं, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है, जो फ्लाइट और टर्न उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, आउटस्टैंडिंग। फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया, लेकिन जो रन आउट था वसीम जूनियर का, क्या शानदार थ्रो मारी। और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बॉलिंग हो, बैटिंग हो, इवन फील्डिंग हो, वसीम जूनियर से कंप्लीट क्रिकेटर इस वक्त हमें नजर नहीं आता। और एक शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन आगे जो है ही शुड बी अ बिट ऑफ कोर्स ऑप्टिमिस्टिक। उन्होंने 41 रन बनाए, 38 गेंदों का सामना किया, लेकिन उनके अलावा कोई भी टिक कर खेल नहीं सका। तो इस बारे में जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जब आप जवाब में बात करते हैं, 15.3 ओवर्स में ये टारगेट जो है वो अचीव किया। साहिबजादा फरहान नॉट आउट रहे, 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, 45 गेंदों का सामना किया। साइम अयूब 18 गेंदों पर 20 रन। बाबर आजम थोड़ा सा स्ट्रगल में नजर आए, 16 ही रन कर सके 22 गेंदों पर। और उस्मान खान ने फिर मैच को फिनिश किया, 5 रन उन्होंने बनाए, ही वाज आल्सो नॉट आउट। चमीरा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और शनाका ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। चमीरा दोनों बैक टू बैक विकेट्स ले गए, पहले बाबर को और उसके बाद सलमान अली आगा को। पहली गेंद पर 1 पॉइंट पर तो वो हैट्रिक पर आ गए थे, लेकिन साहिबजादा फरहान नहीं रुके और क्या शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। जिस तरीके की स्ट्रोक मेकिंग हमें देखने को मिली है, इसको आज हमें डेफिनेटली डिस्कस करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। पॉइंट्स टेबल भी जरूर मुलाहिजा फरमा लीजिए कि पॉइंट्स टेबल पर अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने कल भी ये बात की थी, जिम्बाब्वे कल तक टॉप कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान 2 मैचेस जीतने के बाद 4 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल है। जिम्बाब्वे दूसरी पोजीशन पर है और श्रीलंका जो है वो 2 में से 2 मैचेस अपने हार चुके हैं। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम श्रीलंका। तो इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे, तमाम तर मैच को भी एनालाइज करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, आईसीसी हॉल ऑफ फेमर, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या वजह है कि जब श्रीलंका की हार होती है हम आपको बुला लेते हैं? बैड लक मैं भूल गया था, अभी मुझे हाँ, हम आपको याद कराने के लिए बैठे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को आज एनालाइज करना है। श्रीलंका पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं बॉलिंग के ऊपर आऊं, मैं चाहता हूं कि हम बैटिंग को आज एनालाइज करें, क्योंकि बैटिंग हैज बीन अ विजिबल प्रॉब्लम। लेकिन साहिबजादा फरहान, द मैन इज अनस्टॉपेबल एट द मोमेंट। जी बिल्कुल, और अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जब बड़ी इनिंग्स खेली तो ऑलमोस्ट 170 का स्ट्राइक रेट, और यही हम चाह रहे हैं कि आपके ओपनर्स जो हैं वो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से आएंगे जिस वक्त वो कुछ नंबर ऑफ बॉल्स खेल जाएं, 30-40 बॉल्स खेल जाएं, तो उनका स्ट्राइक रेट 150-160 से ऊपर चला जाए। तो पिंडी की पिच बाकी लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही थी जो हमने देखा है अब तक, पर साहिबजादा फरहान की बहुत ही ज़बरदस्त कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, फास्ट बॉलर्स हों, स्पिनर्स हों। और इनकी अच्छी चीज़ यही नज़र आई है कि इन्होंने डाउन द ग्राउंड भी बहुत अच्छा खेला है। 360 प्लेयर तो अब ये बनते ही जा रहे हैं, बट डाउन द ग्राउंड जब आप इतना अच्छा खेलना शुरू कर दें तो बॉलर्स के पास उसका आंसर बहुत कम हो जाता है। तो कुछ उस तरह सी परफॉर्मेंसेस, बीच में थोड़ी सी लीन पैच आ रहा था इनके ऊपर, पर आज की जो इनिंग्स है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, हर बैट बॉल को पनिश किया। और श्रीलंका बहुत ही ऑफ कलर नज़र आ रही है एज ए टीम। हमने पहले भी बात की, बट उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। यही चीज़ होती है एज ए बैटर, जिस वक्त आपको पता होता है ऑपोजिशन डाउन है, आप उसको बिल्कुल नीचे दबा दें। और 50 भी देखें, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से, 33 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने की। तो मेन एक्सेलरेटर यही नज़र आए पूरी इनिंग्स में, और यही आप चाहेंगे अपने ओपनर से। जी अवैस, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस इनिंग्स को अगर आप एनालाइज करते हैं, सना ने आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया कि डाउन द ग्राउंड, और जो इनकी बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है, आपको याद होगा बुमराह को भी इन्होंने जो है वो एक दफ़ा याद कराया कि साहिबजादा फरहान कौन है, तो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। हाँ, देखिए अगर इस साल पूरे के टेन्योर की बात करें, चाहे डोमेस्टिक से लेके अभी तक, तो आपको पता बैक टू बैक वो स्कोर करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बने थे। 5 सेंचुरीज उनकी ऑन द ट्रॉट हैं। फिर उसके बाद छक्कों की बात करें, आज 100 छक्के मुकम्मल करने में वो कामयाब भी है। मैं भी जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, अगर आप बात करें 2025 में तो 41 ये मार चुके हैं। इससे पहले हमारे जो विकेट कीपर रिजवान है 2023 में 24 के अंदर वो 43 के करीब छक्के मार चुके हुए हैं। तो बड़ा मुकाबला जो सा कांटे का चल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। साहिबजादा फरहान की बात करें तो ये बार बार एक बात होती है कि एग्रेसिव तो हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा
एक दूसरे एंड के ऊपर आप आ जाए जहां पर रोटेशनल पॉलिसी होती है, वहां पर हम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। साहबजादा फरहान भी आपको नजर आए, ये गेम प्लान था, अच्छी बात है कि आपने इसको डिलीवर भी किया, बड़े पॉजिटिव थे। उन्होंने अभी वो रमीज भाई से बात भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज्यादा छक्के मारता हूं, और वो नजर भी आता है बॉडी लैंग्वेज उसकी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैं पिछले साल की थोड़ा अगर चला जाऊं ट्रैक रिकॉर्ड का और इस साल की बात करूं, तो ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर हम बाउंड्री क्लियरेंस की बात करते हैं, पाकिस्तान एक अच्छी बात है कि आप 47 के रेशियो से आप चल रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़ा पिछले साल आप देखते हैं तो वहां पर जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे क्या नजर आता था ओपनिंग डिपार्टमेंट, वो ये था रोटेशनल पॉलिसी बहुत ज्यादा थी, रोटेट द स्ट्राइक की जो हम बात करते हैं। इस पे आज भी मुझे लगता है कि हमें काम करने की जरूरत है। हमने बहुत अच्छा खेला, एप्रिसिएशन है, आपने परफॉर्म जबरदस्त किया है, यही इसी तरीके से आपने इस विकेट पे खेलना था। लेकिन जहां पर रोटेट द स्ट्राइक की बात आती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट बॉल डिलीवरीज वाला मामला चाहे आप ओपनिंग डिपार्टमेंट में देख लें चाहे आप मिडिल ऑर्डर के अंदर देख लें, वो बहुत ज्यादा रेशियो है जो कि आगे वर्ल्ड कप के लिए डिस्टर्ब करेगा उन जैसी विकेट्स पे, क्योंकि वो विकेट होंगी नहीं जहां पर आपके बॉल बड़ा इजीली आप पे कैरी होगा, साहबजादा फरहान जैसा प्लेयर उसको एग्रेसिवली खेल सके, तो वहां पर आपको टाइम चाहिए होगा। एक टेक्निकल एडजस्टमेंट अभी भी है, वो मैंने क्योंकि अभी जब ये फर्स्ट क्लास सीजन में भी हाल ही में आए थे तो वो चौथे स्टंप के ऊपर फ्लैश कर रहे थे और ये आउट हो गए थे। लेकिन आई थिंक वो छोटी सी एडजस्टमेंट आज भी पहली गेंद जो उन्होंने खेली वो आउटसाइड ऑफ स्टंप भी फ्लैश किया, लकीली वो थर्ड मैन पे चली गई। ऑब्वियसली गली तो नहीं हमने देखनी थी T20 में, लेकिन वो सर्वाइव करके। लेकिन आज अच्छी बात ये थी कि साथ साइम की भी सपोर्ट नजर आई, तो वो जो पाकिस्तान को एक आप कहते हैं ना पुश मोमेंटम चाहिए होता है, आज साइम भी थोड़ा सा दोबारा कलर में नजर आना शुरू हो गया। देखिए साइम यूटिलिटी क्रिकेटर है, मुझे पता है कि पैचेस के अंदर परफॉर्मेंस है, लेकिन एक प्लस पॉइंट उसका एशिया कप के अंदर भी ये था कि विद द बॉल वो परफॉर्म आपको करके देता। हाँ, उसकी मेन ड्यूटी जो उनसी है वो ऑब्वियसली बैटिंग है, उसने आपको बैटिंग के अंदर परफॉर्म करके देना है। लेकिन आज भी आप अगर उनकी शॉर्ट सिलेक्शंस देखें तो आपको ज्यादा वो रिलैक्स क्यों नजर आया, क्योंकि दूसरे एंड से अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ पे आज खेल रहे थे। लेकिन साहिबजादा फरहान पे मुझे पता है खास करके कि प्रेशर इस सेंस में जरूर था जो डॉट बॉल डिलीवरीज की मैंने बात की, लेकिन एक एंड आपका परफॉर्म कर रहा अग्रेसिव खेल रहा, दूसरे एंड को वैसे ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और साइम ने जिस तरीके से चाहे एशिया कप के अंदर मुझे पता है विद द बैट उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन विद द बॉल उसका बॉडी लैंग्वेज ज्यादा पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली वो टीम का हिस्सा भी रहा है। अच्छा, अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा सना मीर, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं, क्योंकि साइम का बीच में एक रफ पैच आया था, लेकिन बाजिद भाई ने भी उस दिन कहा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं शायद वो डिजर्व करते हैं कि उनको लॉन्गर रन दिया जाए। वो लोग ये मानते हैं कि साइम को टेस्ट और वनडे ज़्यादा एक्सप्लोर करने दें, अभी फर्स्ट क्लास भी खेलने दें, T20 शायद वो अभी टीम के अंदर उस तरह से अपनी पोजीशन को सीमेंट नहीं कर पाए। देखिए, अब इसका फैसला वर्ल्ड कप के बाद होना चाहिए, अभी तो वर्ल्ड कप तक तो साइम को लेके जाना है, बिकॉज इतना आपने इन्वेस्ट किया है साइम के ऊपर। और जैसे वैसे भी बात की, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं आपके पास, बॉलिंग का भी ऑप्शन है, फील्डर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आई थिंक अभी इनको तो वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल भी नहीं छेड़ने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें मैंने सुनी कि उस दिन माँ सदाकत ने परफॉर्म करना शुरू किया तो अब कहते हैं जी इससे चेंज कर दो भाई, थोड़ा सा सेटल होने दो। माँ सदाकत बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके जाएं। ये भी हमारे सारे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, तो हमसे यही हम परेशान हो जाते हैं जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे 2-4 मैचेस में, हम उसको कहते हैं आसमान पे ले चलो, और जिससे नहीं हो रहा होता उसको हम बिल्कुल गिरा देते हैं। तो आई थिंक अब वर्ल्ड कप से पहले अभी भी काफ़ी कंसर्न्स हैं आपके बैटिंग लाइनअप में। बाबर का वो फ्लो नहीं आ रहा जो हम बात कर रहे थे कि हम चाहेंगे कि बाबर T20 में फ्लो से खेलें, वो आज भी नहीं दिखा कि स्ट्रगल करते हुए वो नज़र आए। फिर आपके कैप्टन जो है सलमान अली आगा, वो भी स्ट्रगल करें। तो उसके अलावा अगर आप टीम को मजीद डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आप और भी आपकी जो तैयारी है वो पीछे चली। बाबर साइम को भी वाइस वर्सा करना ठीक नहीं होगा। सॉरी, बाबर एट 1 साइम एट 3 नहीं, आई थिंक अब आपको ये चेंज नहीं करनी चाहिए, और पावर प्ले को आपको यूटिलाइज करना है। बाबर ठीक है करते हैं यूटिलाइज, बट यही फ़र्क जो हम बात कर रहे थे ना कि पहले जब हम बाबर रिजवान पे बात करते थे दोनों को साथ निकाल दिया, वो भी इसलिए हम बात नहीं कर रहे थे। और अगर हम बाद में भी बात कर रहे थे कि वो लंबी इनिंग्स जो आपने खेलनी है T20 क्रिकेट में, वो साहबजादा फरहान की जो आज इनिंग्स है, इस तरह की लंबी इनिंग्स एज एन ओपनर आप खेलते हो कि जिस वक्त आप 45 बॉल्स खेल लो, फिर आपका 80-90 रन के करीब होना चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट में। आज से 10 साल पहले आप चले जाएं, 8 साल पहले आप चले जाएं तो ठीक था, रन बॉल 60 बॉलों पे 70 रन, 150 used to be a good score। 60 बॉलों पे 70 रन आपने किया तो आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। पर अब क्रिकेट बहुत फ़र्क हो गई है, तो इसलिए आई थिंक अगर आपने बीच में ही अगर आपको एंकर चाहिए, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चाहिए, पार्टनरशिप बिल्डर चाहिए, वहाँ पर ठीक है, बट आप पावर प्ले को तो फुल ऑन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप फ़खर को नीचे यूज़ कर रहे हैं, फ़खर को भी आप पावर प्ले में यूज़ नहीं कर रहे, तो आई थिंक नंबर तो वही रहना चाहिए। जी, आप बड़े रिसोर्सफुल आदमी हैं। अब प्रॉब्लम ये आने लगी है कि बाबर की आज की डिसमिसल देख लें,
साथ ही साइम तो अच्छा खेल ही रहे थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद बाबर आए, थोड़ी सी स्ट्रगल नजर आई, उसके बाद ज़बरदस्ती शॉट मारते हुए बाबर आउट हो गए, फिर सलमान अली आगा अगली ही गेंद पर आउट हो गए। तो बाबर के लिए तो ऑब्वियसली वो लगा कि ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा कवर मार रहे हैं, शायद उसको फिनेस से ड्राइव करते तो बेहतर हो जाता, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन सलमान अली आगा, ये प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बातें कप्तानी की चल रही हैं वो कहीं पहुंच ना रही हो, इसीलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि खुदारा पीसीबी को चाहिए कि अगर यही कप्तान है तो कर दें अनाउंस के भाई उसको बता दें तुम ही हो कप्तान। अच्छा, सलमान पे तो मैं आना चाहूंगा, बाबर की आपने बात की तो आपको याद हो वनडे क्रिकेट को छोड़ के T20 में भी ऑफ एयर भी सना से बात कर रहा था, कितना टाइम हो गया 100 किए हुए, आई गेस 70-75 इनिंग्स तो शायद उससे ज़्यादा होगी होंगी बाबर को स्कोर किए हुए। मुझे शायद आज भी फील होता है जब आप प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आप जाते हैं, बाबर आजम को देखते हैं, जो विजुअल्स आप देखें बाबर आजम की, बाबर ये आजम तो का खैर सबसे ये ऑलमोस्ट हैपन जो उस दिन बांग्लादेश ये कर रही थी इंडिया के खिलाफ, वो तो ब्लंडर था ये क्या था, ये क्या था, ये चल के कहाँ जा रहे थे? ये विकेट कीपर फिर भी बेहतर था भाई। उसने चल के कहाँ जा रहे थे ना, पहले तो तो साइम से पूछे कहाँ जा रहे थे। बाबर की बात अगर करें तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, मैंने कहा ना, अगर आप प्रैक्टिस सेशंस के अंदर बाबर आजम की थोड़ी सी विजुअल्स उठा के देख लें, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस सेंस में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम वो नहीं जो बाबर आजम करते हैं, किस सेंस में कि आप हाफ वॉली भी उनको दे रहे हो, वो फिर वही बात है कि शायद एग्रेसिव अप्रोच जो होती है जो कि बाबर आजम के अगेंस्ट द नेचर जाती है, उसके ऊपर आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं बाबर आजम उस पर करने की। अच्छा, बाबर की आप बात कर ही रहे हैं अगेंस्ट द नेचर जाने की, मैंने ये विजुअल्स हमने देख तो ली हैं, मैं आपको अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं सलमान अली आगा की डिसमिसल आपको दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन उस पर भी आना है। हाँ, उस पर आपको आना नहीं, उस पर आना पड़ेगा आपको। उसकी वजह यह है कि अब ये मेरी बहस अभी थोड़ी देर पहले किसी से हुई है और वो उन्होंने ये कहा कि बॉल की गलती है, मैंने कहा कैसे, कहता बॉल अंदर आ गया, बॉल इन स्विंग क्यों हो गया, तो सलमान की गलती नहीं है, बॉल की गलती ये, इट वाज अ नथिंग शॉट यार, आपकी ना टांग निकली ना बैट आया, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज अगर आप उनको क्रीज पे आते हुए देखो तो आज बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी बैटिंग के अंदर जिस वक्त वो आए खेलने के लिए। मुझे पता है कि उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट या वनडे फॉर्मेट के अंदर T20 में जहां पर वो बैटिंग इस वक्त कर भी रहे हैं, फ्लक्चुएट तो अपने आप को करते हैं, ऊपर नीचे खिलाते हैं, वो जो बॉल अंदर आई है ना उसमें फुटवर्क था, ये वो बॉल्स है। मैं फिर बात करूं सलमान अली अगर इस पे वीक है। अच्छा चलें देख लेना एक दफा कितने वीक है, ये देखें आप देखो ना फुटवर्क नहीं है ना। मैंने आपको क्या बात की कि जिस वक्त वो बैटिंग करने आए आप उनका बॉडी लैंग्वेज देख लें, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। मतलब आपको कप्तान बनाने के बाद याद आ रहा है कि फुटवर्क नहीं है। अब देखें आप चाह रहे हैं कि मैं और नहीं बल्कि मैं ही जो अनाउंस कर दूं यहाँ कप्तान। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि एक बंदा जो पाकिस्तान टीम का T20 का कप्तान है, नंबर 4 जैसी अहम पोजीशन पर आ रहा है, आप कह रहे हैं उसका फुटवर्क नहीं, तो कप्तान बनाने से पहले नहीं पता था कि फुटवर्क नहीं है? देखें फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आपकी होती कोई नहीं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपने कहा कि रिजवान बाबर को निकाल दें, उसके अलावा ऑप्शन कौन है? शदाब तो इंजर्ड था। मैं तो आपने अभी भी ये कहूंगा शदाब इंजर्ड था, आपने क्या कहा कि उठा के इसको ले आते हैं? नहीं, मैं मुझे तौसी कर, मैं इसको आपको करेक्ट कर दूं, मैंने पहले भी ये कहा और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि खुदारा पीसीबी अनाउंस कर दे कि सलमान अली आगा ही कप्तान है। मैं तो मानता हूं को T20 के कप्तान है फिलहाल वो। मुझे आज बॉडी लैंग्वेज से फिलहाल बोला मैंने, फिलहाल मुझे इसका मतलब खबर पक्की है, कोई नहीं, आज बॉडी लैंग्वेज से ऐसे फील हो रहा था कि शायद बहुत सी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, शायद कप्तानी को लेकर चल रही हैं, क्योंकि जो एक बॉडी लैंग्वेज एक कप्तान की होती है जब वो बैटिंग करने आए, मैंने कहा कि फुटवर्क छोड़ दो, मुझे पता है वो स्ट्रगल करते हैं पेस बैटरी के आगे, लेकिन ये आज की बॉल नहीं है। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लें, आप टेस्ट मैच के अंदर देख लें, इन बॉल्स पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज एक बैट्समैन की होती है। आज वो फील्ड के अंदर भी थोड़े से डिफरेंट नजर आ रहे थे, बैटिंग के अंदर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हुई है। आई डोंट नो कि उनको कम्युनिकेट किस चीज के बारे में किया गया, यहाँ कम्युनिकेट शायद प्रॉपर तरीके से कर दिया गया कि आपकी आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर बात सुने, ओपन करा लें उनसे, ओपन करा लें या फिर बॉलर को कहीं ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करें। साबिक कप्तान बैठेंगे, बेहतर जवाब उनके पास कोई ना कोई चिड़िया लाजमी है, जितना अंदाजा उन्होंने पेपर्स में लगा लिया ना, उन्होंने कप्तान का फैसला तो कर लिया, ये आप मान लें उन्होंने कप्तान का फैसला कर लिया। यार मैं तो वो गरम और बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है शो। देखिए बात ये होती है कि ये मुश्किल टाइम सब प्लेयर्स के ऊपर आता है। जिस वक्त इनको कप्तान बनाया भी गया तब भी फॉर्मेट्स का बहुत डिस्कशन हुई, हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि उनका जो अपना नेचुरल फॉर्मेट है वो ODI और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग, वहाँ फुटवर्क भी सबको अच्छा लगता है, वहाँ उनको फास्ट बॉलर्स भी खेलने आते हैं, वहाँ उनको स्पिनर भी बहुत, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, और इस वक्त वनडे के तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त सलमान अली आगा। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, जब हम एक प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनकी सर्विसेज क्या हैं और किस तरह की हैं। T20 में जिस वक्त उनको कप्तानी दी गई, शुरू में 1-2 उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि लगा कि भाई हाँ ये कप्तानी इनको इन्जॉय कर रहे हैं, सब कुछ है। फिर उन्होंने सेल्फलेस होना भी शुरू किया, हमने ये भी देखा, अपना नंबर दूसरों को देना शुरू किया, बट इन बिटवीन
वो इनसिक्योरिटी थोड़ी सी आई उनके अंदर, और उसके बाद से वो नंबर 4 पे बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि मैं परफॉर्म कर दूं। एशिया कप पूरा गुजर गया है, सीरीज़ अब श्रीलंका ये इसके भी मैचेस आ गए हैं, बट जो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज की भी हम बात करें वो बहुत प्रेशर नज़र आ रहा है। सबसे पहले जब आपका माइंड हैवी होता है, जब बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में होते हैं, आपकी बॉडी स्लो होना शुरू हो जाती है, और वो आपको दिख रहा है कि T20 क्रिकेट के अंदर वो अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं और उनको खुद पता चल रहा है कि अभी मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा। सो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। देखें, अ टीम इज़ एज गुड एज़ द कैप्टन एंड द कैप्टन इज़ एज गुड एज़ द टीम। अब मैंने खुद कप्तानी की है बहुत अरसा, और बहुत प्रेशर होता है। हम शुरू में खुश तो बड़े होते हैं पाकिस्तान की कप्तानी और लीडरशिप और पोजीशन और टाइटल और इन्जॉयमेंट, वो सारा कुछ होता है, बट पाकिस्तान में कैप्टनसी करना कोई इतनी आसान बात है नहीं, और फिर बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। और फिर जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस कभी ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए अगर इस तरह का प्लेयर जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा है और T20 में अभी इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो एज ए प्लेयर T20 में आए और परफॉर्म करे। अगर वो कप्तानी का भी एक्स्ट्रा लोड लेके आएगा तो फिर क्रम्बल होने का डर होगा, जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है कि प्रेशर अब बहुत ज़्यादा माउंट हो गया है सलमान अली आगा पे, अनलेस के ही प्लेज आउट ऑफ हिज स्किन और एक 2-3 ऐसी इनिंग्स खेल दें बाकी रिमेनिंग ट्राई सीरीज के अंदर कि वो प्रेशर वो ऑफ कर लें, पर अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही है ये कॉम्प्रिहेंड करने में कि एक इंसान जो 99 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, हम यहाँ पर ये बैठ के बात कर रहे हैं कि जी वो यहाँ पर इस बॉल पे मसला है। ये मैं मान नहीं सकता यार कि एक बंदा, जिस तरह उन्होंने कहा वनडे में अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, टेस्ट में ही इज परफेक्टली फाइन, T20 में अगर बात वही है कि कोई मेंटल फेज या कोई स्ट्रगल आ रही है, तो फिर शायद ये भी हो सकता है 4-5 पर उस्मान फ़खर को खिलाकर तो खुद नीचे चले जाएं, नंबर 6 पर चले जाएं। मसला वही है जो सना ने बात की। अगर आप सलमान अली की बात करें, वनडे में परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में आपको परफॉर्म करते हैं, इन्हीं पोजीशन पे खेलते हैं ना, इन्हीं पेसेस को अपना डिलीवर भी उनके खिलाफ करते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ। इशू शायद साइकोलॉजिकल प्रेशर है बैक एंड पे। आप देखो ना, फ्लक्चुएट तो कर रहे हैं अपने आप को, कभी चौथे पे आते हैं, कभी छठे पे आते हैं, उनसे शायद वो छठा नंबर हो, चौथा हो या पांचवा, उनसे फिगर आउट नहीं हो रहा कि मैं किस पोजीशन के अंदर बैठता हूं। मैं क्या ऐसा जॉब रोल फिनिशर यहां पर बैठा हुआ हूं या मैं कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स मिडिल ऑर्डर। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आज के मैच में वो ना भी आते तो मैच आप फिर भी जीत गए थे। थोड़ा सा एक सेल्फ एनालिसिस हो जाता है कि यार ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब इतनी चीजें आपके दिमाग में चल रही हो, मैंने शायद बहुत दफा बात कर चुका हूं, खुद सना कप्तान रही है पाकिस्तान की, मुझसे बेहतर इस चीज के बारे में बता सकती है। पाकिस्तान की कप्तानी करना हमेशा इसलिए मुश्किल भी होता है क्योंकि आपने बहुत सी 100 चीजों का प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्व करना, चाहे सिलेक्शन कमेटी का है, चाहे मीडिया का है। मैं अगर बैठ के बात करूं, बहुत से लोग होते हैं ना जिनके ऊपर आप प्रेशर, वो ऑब्वियसली बिल्ड हो रहा था आप पे, और आपने उस ग्राउंड के ऊपर जाके 100% देना भी है। एक रात पहले भी आप जब शीशे को देखते हो ना, 100 ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं कि यार कल परफॉर्म ना कर पाया, मैं पता नहीं अगली सीरीज में होऊंगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का कप्तान है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन ज्यादा किस सेंस में फिर मैं कहता हूं कि ही इज अ ब्रिलियंट वनडे क्रिकेटर, ब्रिलियंट टेस्ट क्रिकेटर। ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, नवाज जैसे वापस आ जाते हैं, ज्यादातर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में गया ये वापस नहीं आएगा। बेहतर है इसको अगर सेव करना है, ही इज वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर, यहाँ तो डोमेस्टिक में वापस जाए, टेस्ट वनडे के अच्छे फॉर्मेट के अंदर उसमें खेलें। सीरिया से 5-0 के बाद आपने शीशा देखा था? हाँ, नहीं देखा था। मैं नहीं मानता, मैंने बिल्कुल नहीं मानता कि आपने वहां देखकर खुद को कहा हो कि नहीं हम अगले क्वालिफायर्स में क्वालिफाई कर दिन में शो पे था, रेडी हो गया। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की बैटिंग की तो बहुत बात हो गई। एक बार फिर मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सना के साथ कि खुदारा अब वो मौका नहीं है कि हम कोई तब्दीली करें, और अगर ये बात पक्की हो चुकी है कि सलमान ने ही कप्तानी करनी है तो उसको अनाउंस कर दें, ताकि ये डिबेट जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए पाकिस्तान में। और अगर उन्होंने नहीं करनी तो जिसने करनी है उसको बता दे भाई ये टीम है, इसको चला लो। तो ये भी बड़ा जरूरी है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग को डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। पाकिस्तान की बैटिंग की बहुत सारी बात हो गई है, बॉलिंग की बात करनी है, लेकिन उसको करने से पहले एक सवाल मैं सना से जरूर करना चाहूंगा कि हमने अब्दुल समद की जगह एक रिप्लेसमेंट हम लेकर आए थे, हसन नवाज। अभी तक आज भी वो टीम में नजर नहीं आए, तो फिर वही फलसफा है कि थैंक यू वेरी मच हो जाएगा सीरीज के बाद। देखिए, अब तो ऑब्वियसली आपने फ़खर को जिस जगह पे खिलाया है और उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया, तो अब तो फ़िलहाल तो जगह नहीं बनेगी। और हसन नवाज़ को अपना मौका, अच्छा खुला मौका मिला है एशिया कप पूरे में, और अब जब भी उनको मौका मिलेगा आई होप ही इज़ रेडी फॉर इट। वही बात है कि हम जिस वक्त ड्रॉप करते हैं उसके बाद हम प्लेयर का कितना लुक आफ्टर करते हैं, हम उसके ऊपर कितनी नज़र रखते हैं और साइकोलॉजिकली उसके ऊपर कितना काम करते हैं कि अब जब वो वापस आए हैं क्या ही इज़ रेडी टू बी थ्रोन इनटू
द डीप एंड वंस अगेन, क्योंकि अब जब भी उनकी बारी आएगी तो डीप एंड पे ही आएगी कि खुदा ना खास्ता इनमें से कोई इंजर्ड होगा तभी वो 11 का हिस्सा बनते हैं। अब जो बैटिंग लाइनअप का बन चुका है पाकिस्तान का, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने आसानी से हसन नवाज़ को वापस लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिस वक्त जब प्लेयर आपकी 11 से बाहर हो जाता है तब आप उसका लुक आफ्टर कैसे करते हैं। अच्छी जो चैम्पियन टीम्स होती हैं वो वहीं से जीतती हैं। और ये मुझे ख़ुद भी याद है, एक दफ़ा हमारी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी सादिया यूसुफ, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई और अनम अमीन बहुत आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रही थी और ज़्यादा अनम ने खेलना शुरू कर दिया। पर हम गोल्ड मेडल की डिफेंस के लिए जा रहे थे 2014 में और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी उससे पहले, तो नेट पे जाके ऐसे ही मैंने सादिया से गपशप लगाई, उसके साथ बॉलिंग सेशन किया हमने दोनों ने साथ एज स्पिनर्स। मेरे जहन में कुछ नहीं था कि अभी गोल्ड मेडल में ये खेलेगी नहीं खेलेगी। जो आखिरी फाइनल मैच था उसके अंदर हमें दोनों स्पिनर्स को खिलाना हुआ और सादिया ने वो मैच हमारा जिता दिया था। वो मैच हमारे हाथ से निकल चुका था, बट वो जो सादिया यूसुफ का थर्ड लास्ट ओवर था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहाँ से हमारा मैच जीत गया। और मुझे तब मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ एज ए कैप्टन कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो बेंच पे बैठे होते हैं प्लेयर्स, उनका माइंडसेट को हर वक्त पॉजिटिव रखना, गेम रेडी रहे वो, गेम रेडी रखना, ये भी कोच और कप्तान और बाकी सब प्लेयर्स का ये काम होता है। तो आई होप कि ये हम करें, क्योंकि हम ये ना सोचें कि खेलने आपके ये 11 लोगों ने, नहीं, आपको किसी वक्त भी किसी प्लेयर की जरूरत पड़ सकती है। तो अब देखेंगे जब भी हसन नवाज को दोबारा मौका। अवैस, आपकी क्या राय है हसन नवाज को लेकर? उसकी वजह है कि आपकी जगह पर एक बड़े मकबूल शख्स बैठते हैं, बड़ी मकबूल शख्सियत हैं वो और बड़े मायनाज हस्ती के मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि हादसाती तौर पर पाकिस्तान को ये जो नंबर 5 वाला एक्सपेरिमेंट है ना, फ़खर वाला, ये रास आ गया, ये काम कर गया पाकिस्तान के लिए। देखिए फ़खर जमान तो आपको पता है कि जहाँ पर भी पोजीशन मिली है, जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे सुबह तक नहीं पता था, लेकिन जहाँ पर पोजीशन मिली उसने परफॉर्म करके तो आपको दिया, चाहे वो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के अंदर हो। एक अब बिलीवेबल नहीं था कि वो इनिंग्स वो खेल सकता है, उसने वो खेली। पिछले मैचेस के अंदर देखें उसने आके परफॉर्म किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 के खिलाफ आप उसकी बैटिंग को देख लें, तो वो अप्रोच, वो एक किस्म का प्लेयर है जो अडॉप्ट करता है कंडीशंस को। हसन नवाज का मैं आज सुन भी रहा था कि उन्होंने माइक हेसन से जब उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है डोमेस्टिक के अंदर, मैंने लॉन्गर फॉर्मेट अभी वो खेल के आए हैं, स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा मैंने फेस किया है, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में लग रहा हूँ। यही चीज़ है, आप डोमेस्टिक में आपको जाके परफॉर्म, क्योंकि जो नंबर 5 की पोजीशन है उसमें याद रखें, या तो आपने कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स मिडिल ऑर्डर को साथ लेके चलना है, नीचे वाले ऑर्डर को भी आपने साथ लेके, वो जो हाई एग्रेसिव इनिंग्स होती है उसके अंदर। लेकिन आपको एक इनसाइड न्यूज़ दूं कि इतना अच्छा कोई फर्स्ट क्लास में वापसी उनकी नहीं गई। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि वो रिकॉर्ड बड़ा अच्छा, मोड ऑफ डिसमिसल्स वाज वेरी वेरी आयरॉनिक जिस तरीके से वो आउट हुए। देखो मैंने फिर कहा ना कि मसला ये है कि सिस्टम जिससे वो आए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, हमारा एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि आजकल जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, मैं यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, आप किसी भी यंगस्टर को उठा के देख लें जो हसन नवाज या नईम जैसा भी जो पाकिस्तान ए में खेल रहा है, जो उनकी एज ब्रैकेट के हैं, वो ये नहीं कहते कि हमने 4-डे क्रिकेट खेलना है, वो सिर्फ एक शॉर्टकट निकालता है कि यार मुझे बताएं कि मैं जैसे पाकिस्तान में चले PSL तो बड़ा एक ब्रांड है ना, KPL हो जाए, कोई भी एक छोटा ब्रांड क्यों ना हो, ताकि मेरी 1-2 इनिंग्स लग जाए टीवी पे, मैं आ जाऊं। अगर आप उसका ब्रैकेट देखें, जो उसका अपना सैंपल साइज देखें डोमेस्टिक में, उसने कितनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें आपने उसको पाकिस्तान टीम में पिक किया था, एक PSL की वजह से आप उसको लेके आए। दूसरा, जिस इनिंग्स की आप बेसिकली चाह रहे थे कि वो इनिंग्स आपको नंबर 5 पे आके खेले, वो न्यूजीलैंड के अंदर उसने इसलिए खेली क्योंकि वहां पर विकेट सपोर्टिव थी बिल्कुल। और अब तो वैसे भी 2 फ्रेंचाइजीज और आ गई हैं, चेयरमैन साहब ने ऐलान भी कर दिया, प्राइज मनी का पूल भी बढ़ा दिया, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की लाजमी बात करनी है। आइए आपको दिखाते हैं कि श्रीलंका की आज जो मोड ऑफ डिसमिसल्स हैं वो कैसी रही और पाकिस्तान ने कैसी बॉलिंग की, क्योंकि श्रीलंका को फॉल ऑफ विकेट्स हमें ये जरूर बताता है कि दे वर एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट स्टार्टिंग फ्रॉम द रन आउट। मेरे ख्याल से वहीं से ये काम जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन सनामीर ऑब्वियसली ये तो इससे पहले फ़हीम अशरफ को चौका लगाया था, तो जब भी फ़हीम को बाउंड्री पड़ी उसके बाद विकेट वो लाजमी लेते। फ़हीम को आइडिया है डेफिनेटली कि पिंडी की पिच के ऊपर किस तरह स्लो का इस्तेमाल करना है। और मोहम्मद वसीम जूनियर की अक्सर हमने बात की, और कुसाल मेंडिस 2 मैचेस में अब दूसरी दफा रन आउट हो रहे हैं, उनके बेस्ट प्लेयर हैं और उनको बॉलर को आउट ही नहीं करना पड़ा। वंस अगेन वेरी गुड कैच बाय बाबर आजम, और ये तो स्पिनर्स की ड्रीम बॉल है, तो मैं भी बहुत इंजॉय किया मैंने इस बॉल को। और उसके बाद आम बॉल से वापस आए क्योंकि वो स्पिन के लिए खेलना चाहते, तो नवाज को अब समझ आ गई है विकेट्स लेने की, उनको अपना ओवर बनाने आ गया। और ये कैच मेरे ख्याल से हाईलाइट रहा। और वंस अगेन मोहम्मद वसीम जूनियर को हम जितना भी इनकी फील्डिंग की तारीफ करें वो कम होगी। और आज ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग काफ़ी अच्छी रही, बॉलर्स की भी बॉलिंग अच्छी रही, बट नवाज की तो मज़ा आ गया, उनका पता चल रहा है कि ही इज़ बैक इन कॉन्फिडेंस। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान का यही है। मैंने 6-8 महीने पहले बात की थी कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे मोहम्मद नवाज विल बी अ वेरी की प्लेयर, और अल्लाह करे वो फिट रहें,
इसी तरह परफॉर्म करते रहें जिस तरह की उनकी फॉर्म नज़र आ रही है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू वर्ल्ड कप इन श्रीलंका। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है कि वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो उसमें मोहम्मद नवाज पूरी तरीके से रन्स बना रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद नवाज की तो बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक दफ़ा वसीम जूनियर की बात लाजमी अवैस करें, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ ही कैन बॉल, ही कैन बैट, बट जिस तरीके से आज फील्डिंग, वो रन आउट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी साबित हुआ, और वो कैच भी जो बाद में उन्होंने पकड़ा। देखिए मुझे लगता है शायद बैक एंड पे पाकिस्तान पछताता जरूर होगा कि ये थ्रो देखें वैसे आप, मतलब कि देखिए एक फास्ट बॉलर ऑब्वियसली उसका शोल्डर स्ट्रांग होता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको ऑलराउंडर इसलिए तो कहा जाता है वसीम को। चाहे बॉलिंग की बात करें, आज भी अगर आप इनिशियल उनके ओवर्स देख लें तो न्यू बॉल बॉलर आप कह सकते हैं उनको, जिस तरीके से विद द पेस वापस आते हैं, रिवर्स स्विंग उनको अच्छा मिलता है, यूटिलिटी क्रिकेटर है डाउन द ऑर्डर जाके। यूजुअली यू डोंट एक्सपेक्ट फास्ट बॉलर्स टू बी एक्सेप्शनल फील्डर्स, ये होता नहीं है। फास्ट बॉलर्स या तो थ्रो के लिए बेस्ट होते हैं, वैसे आजकल क्रिकेट के अंदर आप बात करें तो फास्ट बॉलर्स आपके तगड़े हो चुके हैं फील्डर्स, क्योंकि उसके अलावा कोई सेफ जगह आपकी है नहीं, आपको गन फील्डर होना पड़ता है। लेकिन इस थ्रो के बाद मुझे लगा शायद पूरी पाकिस्तान टीम में बेस्ट थ्रो वसीम जूनियर की है इस वक्त। यार एक चीज है कि आपको थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी, थोड़ी क्या बल्कि दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान फील्डिंग हालिया से के अंदर बहुत बेहतर हुई है, चाहे आप एशिया कप के अंदर आप देख लें, वहां पर आपको याद हो जो कैचेस ड्रॉप हुए, आप अगर अभी देख लें, बेशक पाकिस्तान में अपना पाकिस्तान एक ही देख रहा था, फील्डिंग बहुत बेहतर हुई है उस कप के अंदर। दूसरे आप देखें, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे बांग्लादेश की। नहीं, आप पहले बताएं, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको देख के हंस पड़ा था। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि एक बहुत गन फील्डर की दोबारा वापसी की आमद है। देखिए वो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, आप ही तो कहेंगे, सोर्स ही आपका। देखिए उसके साथ साथ आपको पता है बहुत से नाम कल जुड़ गए थे अंडर 23 के साथ, जो पाकिस्तान है कि जी लड़के जो उनसे पाकिस्तान टीम आएंगे। लेकिन नवाज की एक बात करना चाहूंगा मैं, जो साबिक कोच भी रहे, हेड कोच सकलैन मुश्ताक की बात करूं तो उनसे मैंने नवाज के बारे में पूछा था, जिस वक्त याद हो विराट कोहली को जब इन्होंने फेस किया, जब वो सारा मामला हुआ, लोगों ने कहा कि ही इज डन एंड डस्टेड, वापस नहीं आएगा। उन्होंने एक बात की थी कि ऐसे प्लेयर को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसकी अगर इकोनॉमी रेट भी आप देखें, जो आने से बाद की बात है, बल्कि 6.8 के करीब है इसकी इकोनॉमी रेट, और जितना इसने साइकोलॉजिकली अपने ऊपर काम किया, चाहे या नेट्स के अंदर आप देख लें, या पिंडी के अंदर ही ज्यादातर नेट्स करते हैं, ये ऐसा प्लेयर है यूटिलिटी के, जितनी मुश्किल पोजीशन में इसको लेके, और सकलैन भी बता रहे थे कि ये इतना अब हो चुका है कि कहता है कि मुझे आप चांस दे, मैं इसको निकालूंगा। अच्छा, इज दिस द ओनली थिंग जो सकलैन भाई ने आपको बताई? इसके अलावा भी कोई बात बताई? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली सकलैन मैंने बताई हैं, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर खास करके बताई हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं डोमेस्टिक उनसे ज्यादा बात की है। चलें, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। यूजुअली तो मुझे पता है आपको बहुत सी बातें सकलैन मुश्ताक बताते रहते हैं, लेकिन सना मीर, ही इज नॉट अफ्रेड टू फ्लाइट द बॉल। ये हमने पहले भी बात की थी, आपने उनकी इंप्रूवमेंट की भी बात कर दी, और मेरे ख्याल से आपने भी कह दिया, काफ़ी लोग और भी कह चुके हैं कि वर्ल्ड कप से पहले नवाज जिस पोजीशन पर बारी कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर आकर वो बॉलिंग करते हैं, ये पाकिस्तान की प्रॉबेबली वो जगह है जहां पर हमें पिछले टूर्नामेंट्स में मिसिंग लिंक नजर आया। देखिए, एक स्पिनर जिस वक्त एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है ना, और एब्सोल्यूट उसको कंट्रोल आ चुका होता है बॉल पे, उसके सबसे बड़ी निशानी ऑब्वियसली उसका कंट्रोल ऑन द फ्लाइट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब वो वेरिएशंस कराना शुरू करता है या करती है, उसका जो आर्म स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, ताकि बैटर को आप डिस्गाइज कर सकें। अगर आप ये दोनों डिसमिसल्स अभी दोबारा देखें, जिसमें एक बॉल पूरा लेफ्टी को अंदर ब्रेक हुआ है बड़ा, और दूसरा जो राइटी को आर्म बॉल हुआ है, तो उसमें आर्म स्पीड अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बिकॉज वो इसीलिए दसन शनाका उसको स्पिन खेलने चले गए, क्योंकि उनकी बॉलिंग एक्शन के कंप्लीट होने पे भी ऐसा लग रहा था कि ये स्लोअर बॉल, मतलब स्लोअर बॉल। अगर आप ये देखें आर्म स्पीड यहाँ पर अगर आप नोट करें, और अब आप जब दूसरी बॉल के ऊपर नोट करेंगे तो इधर से आपको पता नहीं चल रहा ये आर्म बॉल है। जनरली आर्म बॉल जब एक प्लेयर कराने जाता है, ऑफ स्पिनर कराने जाए या लेफ्ट आर्म स्पिनर कराने जाए, उसकी पूरी बैक लगती है और आपके उसके हाथ के एक्शन से पता चलना शुरू हो जाता है कि वो आर्म बॉल करा रहा है। तो जब इस लेवल पर आप आ जाते हैं ना एज ए स्पिनर, जब आपको खुद इतना कंट्रोल होता है कि मैं इसको हाथ से और रिस्ट से भी चेंज कर सकता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से टॉप होता है आप अपनी बॉलिंग का पीक। तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त पीक कर रहे हैं, और आई जस्ट होप कि इसी तरह से चलते हैं। आपकी भी आर्म स्पीड चेंज नहीं हुई थी उस वाली बॉल पे, अगर मुझे याद नहीं, ऑब्वियसली वो तो लेग स्पिन थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बट बिल्कुल मैं इसलिए इससे कनेक्ट कर पाती हूँ कि जब आपका एफर्ट ना लगाना पड़ जाए बॉल के अंदर, क्योंकि जनरली आप एज अ जो आर्म बॉल होता है वो ज़रा एफर्ट बॉल आप उस तरह से करते हैं, और ऑब्वियसली ज़्यादा स्पिन जिस तरह की बड़ी ब्रेक है उसको भी करने के लिए अगर आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है भी आपका रिदम अच्छा नहीं है। अगर आप एफर्टलेस आपके रनअप में और आपके हाथ में वो कंट्रोल आ गया है तो फिर आप एफर्टलेसली दोनों बॉल्स डिलीवर कर सकते हैं, और वो आपका परफेक्ट रिदम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से आई थिंक ओवरऑल नवाज ने जितना अपने आप को इम्प्रूव किया है
उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है वो फर्स्ट क्लास सीजन को जाता है। वो हाल ही में इस बार भी वो इस्लामाबाद की टीम के स्क्वाड के अंदर शामिल थे, लेकिन ऑब्वियसली वो नेशनल ड्यूटीज़ पर हैं, तो उनका बड़ा सिंपल सा एक रिदम है, वो नेशनल टीम में नहीं होंगे तो फॉरन फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे। एंड आई थिंक दैट हेल्प्स। एक नज़र स्केड्यूल पर लाजमी डालेंगे, आपको बताएंगे कि ट्राई सीरीज़ में अभी कौन से मैचेस बाकी हैं और वो कब हैं। तो आज का मैच तो पाकिस्तान जीत गया, अब कल के होने वाले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से है। ये मैच कल आप फिर पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे, सेम टाइम पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ये एक्शन आएगा। उसके बाद ट्यूसडे विच इज़ द 25th जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, और फिर थर्सडे 27th आखिरी मैच श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, और उसके बाद फाइनल का फैसला होगा जो कि हफ्ते को 29 नवंबर को खेला जाएगा। तो ये तो ट्राई सीरीज़ का स्केड्यूल है, आपको ये बताना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान की आज शानदार कारकर्दगी रही है, सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ साथ आज दिन का आगाज़ फिर से बहुत ज़बरदस्त हुआ क्रिकेट को लेकर, और बात करनी पड़ेगी एशेज़ की, और जब एशेज़ की बात करते हैं तो आई थिंक ट्रेविस हेड ने आकर किस तरीके से मैच को पूरा ही पलट दिया, उसके बारे में बेन स्टोक्स ने भी बात की आकर कि हमें समझ ही नहीं लगी कि हमारे साथ क्या हुआ। जितना मज़ा इनिशियली आया था, मैं आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहा था। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड से पहले, तो स्टीवन स्मिथ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन था जिसमें मॉन्टी पानेसर की वीडियो भी दिखाई गई, स्टीवन स्मिथ ने भी बड़े तल्ख मैं कहता हूँ जवाब का सामना किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट है, आप पहली इनिंग्स को उठा के देखें तो बैटिंग ऑर्डर आप क्या भेजते हैं, दूसरी इनिंग्स में देखें जब आपको पता लगा कि इस विकेट के ऊपर एग्रेसिव अप्रोच चाहिए, ट्रेविस हेड स्टेप इन करते हैं। ये जब हमने इंग्लैंड को भी देखा तो हमने यही बात कल की थी कि इट्स गोइंग टू बी बॉल वर्सेस बैट, नेक एंड नेक रहा। आई थिंक अगर आप पहली इनिंग्स मुलाहिजा फरमाएं, इंग्लैंड 172 ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया 132, यू वुड एक्सपेक्ट कि इतनी लीड के बाद और अगर 200 रन करने में कामयाब हो गई है इंग्लैंड तो दे वुड हैव सम ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन 164 रन पर आउट हो गए 34 ओवर्स में। गस एटकिंसन ने आकर स्कोर कर दिया, ऊपर से टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। मिचेल स्टार्क हो, स्कॉट बोलैंड हो, उन्होंने कंप्लीट दीवार से लगा दिया इस बैटिंग लाइनअप को। लेकिन जवाब में जब हम देखते हैं सना मीर, आई थिंक जो इट वाज आई थिंक प्रॉपर चैंपियन मूव सेंडिंग इन ट्रेविस हेड, क्योंकि वो शायद समझ गए थे कि इस मैच को अगर हमने जीतना है तो हम विकेट्स लूज करना तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन रन रेट स्लो नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिस तरह का अटैक किया, क्योंकि आप ऐसी जगह पर इस तरह की पिच पे अगर बॉलर एक लेंथ पे बॉल कराई जाएगा तो वो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डिलीवरीज कि आप कब जाके अपनी विकेट दें। उन्होंने जिस जहाँ पे बाउंड्रीज ली हैं, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही आला शॉट उन्होंने खेला है, बट उसके अलावा जो फाइन लेग के ऊपर निकल के और ये जो थर्ड के ऊपर ग्लाइड करते रहे, इस तरह के एरियाज को वो यूज़ करते रहे जो किसी भी बैटर ने इस मैच में और ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ख़ास तौर पे अभी आप देखना जब ये अक्रॉस द क्रीज मूव करेंगे, ये जो शॉट है, ये शॉट इन्होंने इतना ज़्यादा अप्लाई किया है बार बार, बिकॉज बाउंस मिल रहा था, पेस मिल रहा था। सो उन्होंने ये कोशिश नहीं कि मैं डाउन द ग्राउंड कोई कोशिश करूं या मैं बहुत ही सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट करूं। उन्होंने जो फाइन है पीछे विकेट कीपर के, उसको भी बहुत यूज़ किया और मेजॉरिटी स्क्वायर ऑफ द विकेट अपने रन्स किए। तो ये अंडरस्टैंड, ये एक बॉल ऐसा मिला जिसमें डाउन द विकेट वो जा सकते थे तो उन्होंने जाया, बाकी सारे रन उनके इसी तरह कट पुल और फाइन लेग के ऊपर और थर्ड के ऊपर से उन्होंने खेला। तो ही अप्लाइड हिमसेल्फ रियली वेल, और मास्टर मूव था उनका, और हार्डली कोई चांस भी नहीं दिया। इस तरह की इनिंग्स खेली, चांसलेस खेला। ये देखें अब कदमों का इस्तेमाल है किस तरीके से, ये देखें दोबारा वही शॉट है जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो इन्होंने उन एरियाज को यूज़ किया जहाँ पर ना तो फील्डर था और आपके पेसेस की एक लाइन सेट थी, बैक ऑफ द लेंथ को ज़्यादातर बॉलिंग करा रहे थे और उसी लेंथ को उन्होंने मेजॉरिटी यूज़ किया। बिल्कुल, और इसी के साथ इन्होंने 100 रन अपने मुकम्मल किए और शानदार इनिंग्स खेली। आई थिंक इवन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी इसको एडमिट किया कि ट्रेविस हेड ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली है, गेम हमारे हाथ से जो है वो निकल चुकी थी। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। ये एक मौका ऐसा ज़रूर था जिसमें लगता था यही मौका है जब इंग्लैंड ने अपना टेस्ट मैच जो है जीतना है, क्योंकि उसके बाद लगता है बहुत सारे नाम जो है वो वापस आ जाएंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिचेल स्टार्क। 10 विकेट्स उन्होंने हासिल की इस टेस्ट मैच में और क्या शानदार फोकस रहा। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और इस टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड की तो हमने तारीफ कर ली, लेकिन जहां से ये टेस्ट मैच बदला और जो फोकस रहा और जिस तरीके से ये कहा गया कि मैं सिर्फ अब टेस्ट मैचेस पर फोकस करना चाहता हूं, तो वो इंडिविजुअल थे मिचेल स्टार्क। 10 विकेट्स उन्होंने इस टेस्ट मैच में हासिल की, 7 विकेट्स पहली इनिंग में, जिससे आई थिंक मैच का पूरा पासा ही पलट गया। उस बारे में जरूर हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन सना मीर, आई थिंक एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर डेडिकेशन फ्रॉम मिचेल स्टार्क। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और बहुत अरसा इन्होंने जो T20 लीग्स हैं उनको भी ना बोला, और जिस तरह की बॉलिंग कराई है, जो फिटनेस है, चाहे आप यॉर्कर्स देख लें, बाउंसेस देख लें, टॉप ऑफ द लेंथ की बॉलिंग देख लें, हर चीज़ वहाँ पर ये शो करते हैं।
फुली कमिट करते हैं और एक बॉलिंग मशीन की तरह ऑपरेट करते हैं। उनकी लेंथ हार्डली फॉल्टर होती है अनलेस इट्स अ प्लान। और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो विकेट थी बेन स्टोक्स की पहली इनिंग्स में, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। आई थिंक मिचेल स्टार्क की प्रोफेशनलिज्म की बात करें, मैं अगेन यही बात कर रही हूँ कि कुछ तो बोर्ड का काम होता है आपकी लोड मैनेजमेंट करने का और कुछ प्लेयर की अपनी डेडिकेशन होती है। इन्होंने पिछले 1-2 सालों में लीग क्रिकेट में वापसी की है T20 क्रिकेट के अंदर। उससे पहले कितना साल कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों ने मना किए, पैट कमिंग्स ने भी और मिचेल स्टार्क ने भी। और ये क्या चेक करें, ये फिटनेस है 35 ईयर्स ऑफ एज में, जहाँ पर बाकी बॉलर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं और सिर्फ T20 क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने T20 क्रिकेट को मना करके और इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके मुल्क के लिए भी, इनके अपने लिए भी। और आई थिंक जो भी अपकमिंग फास्ट बॉलर्स हैं, ही इज़ द वन टू वॉच कि आप किस तरह से कर सकते हैं। पर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बोर्ड और प्लेयर की कम्युनिकेशन और डेडिकेशन की बात है, बिकॉज इनका बोर्ड भी इनका इतना ख्याल रखता है कि ये अगर लीग्स छोड़ भी दें तब भी दे अर्न गुड इनफ मनी कि जिसको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। और साथ प्लेयर की अपनी एक सोच है कि और मिलियंस ऑफ डॉलर से मैं अपनी कितनी लाइफ को बेहतर कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है हाईएस्ट लेवल पर, जो पिनिकल ऑफ स्पोर्ट है टेस्ट क्रिकेट, उसको मैं कितनी लॉन्गर जो है वो लाइफ दे सकता हूँ। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, द प्लेयर्स एंड द बोर्ड। लेकिन मिचेल स्टार्क हैज बीन ब्रिलियंट वेस्ट, लेकिन इंग्लैंड ने जो किया इट्स नो लेस देन हॉरिबल। आज भी मैं वो मोड ऑफ डिसमिसल स्टडी कर रहा था, चौथे स्टंप के बाहर वो लेंथ जिस पे ड्राइव लगती नहीं है, वो भी ऑप्टस स्टेडियम की पिच के ऊपर, और सारे फ्लैश कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। बेसबॉल एक बात, हाँ शॉर्ट सी है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया भी आज कह रहा था यहाँ तो बेसबॉल आपको ले उड़ेगी या डुबो देगी। वो डुबो चुकी हुई है इनको बेसबॉल, जो एक साइकी बन चुकी हुई है इनकी। अगर आप जैक क्रॉली की बात करें, अगर आप ओली पॉप की बात करें, हैरी ब्रूक इवन देखिए मसला सारा क्या है, मसला सारा आ जाता है कि जब आप 2 सीनियर प्लेयर्स की बात करते हो, स्टोक्स की बात करो, जॉय रूट की बात करो, इससे पहले भी मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। 4D क्रिकेट जो उनकी होती है वहां पर उनका स्ट्रगल फेस इस वक्त जारी है। उनके ज्यादातर यंगस्टर्स, अभी रिसेंटली मैं वहां पर था, मैं एक टीम के साथ काम कर रहा था, उनके यंगस्टर्स जितने हैं उनका 4D क्रिकेट से डिक्लाइन हो रहा है ज्यादा, या तो T20 या उनका जो 100 जोन है उसके अंदर ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके यंगस्टर्स की, वो ज्यादा इससे हट रहे हैं। एक बेसबॉल क्रिकेट ठीक है, हर दफा आपको सेफ आउट नहीं करेगी इन जैसी विकेट्स के ऊपर जहां पर आपको बॉल बॉडी के ऊपर लेना है, आप जाके फ्लैश कर रहे हो दूर से। और फिर दूसरी बात, यहाँ पर आपने खेलना एग्रेसिव अप्रोच से। अगर थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ तो इनके कुछ प्लेयर्स ने एग्रेसिव अप्रोच से खेला, थोड़ा वो स्कोर पाइल अप कर गए थे। यहाँ पर 200 स्कोर जिस वक्त बोर्ड पे हुआ, मुझे भी लगा, मैं कहा ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स बॉल वर्सेस बैट गेम। जिस तरीके से इंग्लैंड के पास मार्क वुड हैं, जॉफ्रा आर्चर की बहुत ज्यादा हाइप थी, लेकिन हमें शायद समझना पड़ेगा ही इज वन ऑफ दी वर्ल्ड क्लास बॉलर था। स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद जब से वापस आया है, उसने इंग्लैंड कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे वो आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें या एशिया के अंदर बहुत कम खेला, उसमें आप देख लें स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आया। कल भी अगर आप उसको इनिशियल ओवर्स के अंदर देखें, ही वाज ब्रिलियंट, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है, जब उसके साइकोलॉजिकली वो खेलते रहे ऑस्ट्रेलियंस, तो वो प्रेशर के अंदर आपको ज्यादा नजर आया। लेकिन क्या मैं कहता हूं हिकमत अमली थी ऑस्ट्रेलियन टीम की कि आपको पता था यहां पर ना ख्वाजा ने काम देना है ना किसी और प्लेयर ने काम देना है, एग्रेसिव अप्रोच से जाओ। और ट्रेविस हेड की बात करें तो चाहे इंडिया वर्ल्ड कप की बात करें, किसी पोजीशन में दैट्स अ यूटिलिटी क्रिकेटर की हम बात करते हैं कि उसको जितना फ्लोट किया गया, और ऐसी कोई पोजीशन नहीं जहां पर उसने परफॉर्म ना किया हो। आप मिचेल स्टार्क की बात करें या बॉलैंड को आप बात करें, इन लड़कों की, ये ऐसे लड़के वैसी वाइस वर्सा हो सकता था ना, अगर यही मूव बैकफायर कर जाता तो इसका जितना बर्डन है या इसकी जो जितनी अकाउंटेबिलिटी थी वो ट्रेविस हेड पे ना फेंकी जाती। वो फिर एक मूव था व्हिच कुड हैव गॉन आइदर वे, लेकिन सपोर्ट ट्रेविस हेड को पूरी थी। देखो सिस्टम की सना ने बात की, यही सिस्टम है ना। आप इससे पहले चले जाओ, आई गेस 4 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, शील्ड क्रिकेट सारे खेल रहे थे। लेबुशेन वाज फेसिंग मिचेल स्टार्क इनकी शील्ड क्रिकेट के अंदर, जहां पर शायद उसने 3 आउट किए हुए थे। मिचेल स्टार्क ने भी, उनका एक सिस्टम चल रहा है और उसी सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, आज अगर हम कहें ना कि मिडिल ऑर्डर से, फॉर एग्जांपल हम बाबर की बात करते हैं, बाबर चला गया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बैकएंड पे बाबर नहीं बैठा हुआ ना, उस कैलिबर का आपने कोई बैट्समैन बनाया हुआ है। इनका यह है कि यहाँ पर पैट कमिंस नहीं है, वन ऑफ दी बिगेस्ट नेम। आज हम कहते हैं ना कि हम रेट आउट करते हैं स्मिथ को, करते हैं रिकी पॉन्टिंग वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन था। मैं कहता हूं द सेकंड बेस्ट कैप्टन वाज पैट कमिंस। बिल्कुल, हम मैक्सवेल की इनिंग्स याद करते हैं, पैट कमिंस अगर दूसरे एंड पे ना खड़ा होता, अगर वो विकेट को ना रोकता, वो उसके साथ बात ना कर रहा होता, आप वो कभी भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीतते। सिस्टम को बिल्कुल आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस आपको नजर आएगी। लेकिन मुझे जाती तौर पर लगता है यही मैच था जहां पर इंग्लैंड कामयाबी हासिल कर सकता था। ये बहुत अच्छा मौका था जो उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया। बेन स्टोक्स आके तो कह गए कि जी ट्रेविस हेड हमसे गेम ले गए और हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त होने वाली है। अगर ये इंग्लैंड एशेज हारता है तो ना सिर्फ बेन स्टोक्स बल्कि उनके जो कोच है ब्रेंडन मैकलम, आई थिंक ये बेसबॉल वाला सब्जेक्ट इतनी इजीली अब डाई डाउन नहीं होगा। अगर इंग्लिश मीडिया इसके खिलाफ लिखना शुरू हो गया
तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको कल के बारे में जरूर बताना है, क्योंकि कल एक बहुत ही जबरदस्त सुपर संडे है जिसमें 2 मैचेस खेले जाने हैं। और सबसे पहले तो पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से है, डेफिनेटली उसकी भी हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान टेकिंग ऑन जिम्बाब्वे इन अनदर मैच ऑफ द ट्राई सीरीज, जो कि आप 5:25 से ऑनवर्ड्स पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखेंगे लाइव फ्रॉम द पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और डेफिनेटली जिम्बाब्वे भी पिछला मैच अपना जीता है, पाकिस्तान भी जीता है, और उसके साथ एक और मैच जो आई थिंक बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, बांग्लादेश ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन्स, द फाइनल ऑफ द राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025। तो ये खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने ऑफ कोर्स बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बांग्लादेश ये भी विक्ट्री के साथ आई है, थोड़ी सी ड्रामेटिक विक्ट्री उनकी जरूर थी। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सुपर संडे। बट सना पहले कल वाले मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे का जो मैच है, पाकिस्तान हैज प्रॉबेबली, अब क्योंकि मोर और लेस लग ही रह गया हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो थोड़े से कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। देखिए, पहले तो ट्रेविस हेड ने अपने क्राउड से तो माफ़ी मांग दी कि तीसरे दिन के टिकट्स जिनके पास थे वो मैच खत्म हो गया, तो हमारा सुबह संडे हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें तो बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह उठ के एशेस देखने का। और आई थिंक पीटीवी स्पोर्ट्स को भी क्रेडिट जाता है कि इस तरह सारे मैचेस दिखाए जा रहे हैं। और कल बड़ा मुश्किल फैसला है पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए भी, एक तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे, दूसरी तरफ शाहीन्स जो है हमारे फाइनल में पहुंच गए। तो अब हमें, आप क्या चाहती हैं, क्या दिखाया जाए? आप आपसे पूछना मेरी बात मानेंगे फिर आप? नहीं, मानना ना मानना तो मैं उस हम वायरल करवा सकते हैं, लेकिन हम YouTube कंटेंट निकालेंगे। देखिए, हम बात करते हैं ना कि ग्रास रूट क्रिकेट, और हम बात करते हैं कि हमें अपने यंगस्टर्स को पाथवेज देने चाहिए। आई थिंक फाइनल तो दिखाना बनता है, फाइनल तो आपको देखना चाहिए। हम चाहेंगे कि हम उनको लाइव देखें, बट ऑब्वियसली मुझे ये भी पता है कि पीटीवी कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस प्लेटफॉर्म जरूर दिखाएंगे। बट डेफिनेटली आई थिंक जिम्बाब्वे की अगेंस्ट फैसल अकरम को जितना देखा मुझे बहुत मज़ा आया उनको देखने का। तो आई वुड लव टू सी हिम बिट मोर, अगर उनको मौका दोबारा मिल सकता है। शाहीन को आज रेस्ट कराया गया, मोहम्मद वसीम को आई थिंक अभी स्टिल उनको ज़रूर खेलना चाहिए, बिकॉज उनको अभी भी उतने मैचेस नहीं मिले जितने हम समझते हैं। हसन नवाज को आप देख सकते हैं, अगर वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में है। अगर वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है, फिर आप उन्हीं को खिलाएं जो आप वर्ल्ड कप के प्लान्स में कर रहे हैं, क्योंकि अब हर मैच बड़ा क्रूशल हो गया। ये मैचेस हैं और उसके बाद आपके पास 3 ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं, तो आप उन लोगों को खिलाएं जिनका एक्चुअल में वर्ल्ड कप में चांस बन रहा है। सुफियान मुकीम, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो उन्होंने मैच बदला है, जो हम मैच जीते हैं, वो उनका जो लास्ट श्रीलंका से मैच था, वो सुफियान मुकीम ने जो मैच को मेन बदला है। तो आपके पास सुफियान मुकीम का ऑप्शन है, आपके पास फैसल अकरम, अगर आप समझते हैं कि आप उनको इसलिए ट्राई सीरीज़ खिला रहे हैं तो उनको भी एक मैच ज़रूर दें, बिकॉज उनकी भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी लगी और उसका प्लस पॉइंट साथ ये है कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और आई थिंक कल का मैच ऐसा है, पाकिस्तान इतना कंफर्टेबल है, वर्चुअली आप क्वालिफाई तो कर ही गए हैं फाइनल के लिए, बिकॉज श्रीलंका कांट क्वालिफाई अब लगता नहीं है, अनलेस कल जिम्बाब्वे बहुत ही बड़े मार्जिन से हार रहा है। अदरवाइज श्रीलंका ऑलमोस्ट आउट ऑफ डाउन एंड आउट, और वो लग भी इसी तरह की टीम नहीं थी, पर जिम्बाब्वे इज द टीम टू वॉच। बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि आप जितना भी इजी ले लें अवैस, जिम्बाब्वे एक मौका अपने हाथ से गवा बैठे हैं, ये वाला मौका शायद वो ना जाने दें। दे वांट टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ, वो सियालकोटी लड़का जिस तरीके से उन्होंने अपना बात भी की थी कि लॉर्ड कलंदर का एक एक्सपीरियंस भी उनको काफ़ी हुआ। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सिकंदर रजा की उस दिन अपना प्रेजेंटेशन के अंदर लगी थी कि मुझे बोर्ड ने एक जिम्मेदारी दी है कि मैं आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको बनाऊं और अपनी टीम को अच्छा लेके आगे चलूं, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। उसने एक प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए लेआउट कर दिया। जिम्बाब्वे वो टीम नहीं है जिसके बारे में हम कहते थे कि यार डन एंड डस्टेड, अपना कोई इतना मजा नहीं आने वाला। लेकिन जिस तरीके की उनकी पेस पैट्री की आप बात करें, इनिशियली स्टार्ट ऑफ द ओवर्स की बात कर लें, उसके बाद आप उनके बैट्समैन की बात करें जो 2 यंगस्टर्स हैं, वो बड़ा एक अच्छा कैरी ऑन कर रहे हैं। सिकंदर रजा सबको पता है कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इस वक्त T20 क्रिकेटर हैं। जितना उन्होंने लीग क्रिकेट ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया, जाके वो परफॉर्म करते हुए आते हैं। मैच कल मजे का होगा। कल सना ने बात की फैसल अकरम की, हमने इसलिए बात की थी कि यही मौका है आपको। ऑलमोस्ट मैं कहता हूं आज भी सलमान अली की अगर आप सुने प्रेजेंटेशन तो पता लग रहा था कि यही चंक ऑफ प्लेयर्स होंगे, शायद 1-2 बीच में कुछ चेंज ना अगर हो तो यही होंगे जो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। अच्छा है कि आप अपनी बेंच लाइनअप को चेक कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको फैसल अकरम भी बाहर बैठे हैं। फिर मैं कह रहा हूं उस्मान तारिक विल बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर यू, अगर आप उसको यूटिलाइज करें, अगर आपको लगता है कि हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कल का मैच ऐसा है पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका हुआ है, ये बेस्ट चांस है जहां पर आप कुछ चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं। तो आई फील कि आपको उसके लिए जाना चाहिए। वैसे बैटिंग ऑर्डर यही आपका रहेगा, मुझे चेंजेस उसमें कुछ लग नहीं लग रहे। उस्मान तारिक आई थिंक आपने अच्छा ऑप्शन दिया है कि अगर कल उनको मौका दिया जाता है तो थोड़ा सा जरा और टेस्ट हो जाएंगे अगर वर्ल्ड कप के प्लान्स में आपके हैं। दैट बीइंग सेड, हमने जैसा आपको बताया कि कल फाइनल भी है राइजिंग स्टार्स एशिया कप का, तो एनी वर्ड्स ऑफ विजडम जो आप इन लड़कों को देना चाहें, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे हैव बीन फैंटास्टिक।
आई थिंक इट्स अ न्यू गेम। आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, पहले तो हम बड़ा खुश हो रहे हैं इनकी परफॉर्मेंसेस देख के, बट इट्स अ न्यू गेम। बांग्लादेश के कुछ परफॉर्मेंसेस पिछले मिक्स रहा, उनका भी मैच बीच में कोलैप्स भी हुआ, फिर नीचे से आके बहुत अच्छा बैटिंग हुई और उसके बाद फिर बॉलिंग इनिंग्स का भी यही बात थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी वक्त भी ये सोचना नहीं है कि हम मैच जीत गए जब तक आपने मैच जीत नहीं जाना, क्योंकि पिछले दोनों जो सेमीफाइनल्स हुए हैं उसके अंदर ऑब्वियसली जो बिकॉज इट्स एज ग्रुप, वहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं। तो ये कोशिश करें जो टीम का गलती कम से कम करेगी, नई गलती ज़रूर करें, जो ऑलरेडी कर चुकी हैं कोशिश करें उनको रेडिकेट करें और फेयरलेस खेलें जिस तरह से खेल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने को और आई होप कि इसी तरह मिलजुल के यूनिटी के साथ इंजॉय करते हुए, क्योंकि इंजॉय भी करते नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह कप वापस लेके आए। बिल्कुल, लेकिन वैसे आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि वो जो ट्रॉफी ना लेने की बातें थी वो तो घर ही पहुंच गए वापस, तो अब वो मसला नहीं है, ट्रॉफी कहीं ना कहीं तो जाएगी। मैं उस दिन देख रहा था मोहसिन नकवी साहब को शायद इन लोगों ने बुलाया हुआ अपना एज चीफ गेस्ट, तो मैंने कहा ये तो ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहे थे, कहाँ चले गए। लेकिन जो उस दिन मैच में हुआ बड़ा मुझे हैरानगी लगी। बांग्लादेश की अगर बात करें, जितना पैनिक हुआ वो फिल्मी सीन जैसे होता है कि कैच पकड़ा फिर वो बाउंड्री पे चला गया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे आई डोंट नो क्या माइंडसेट बाहर था, आपके पास सूर्या बैठा हुआ था जो आपका वन ऑफ दी परफेक्ट ओपनर जिसने परफॉर्म किया, आप उसको भेजते नहीं बैटिंग के अंदर। जितेश एक अच्छा आपके पास ऑप्शन था, ये मुझे समझ में नहीं आई। पाकिस्तान की बात करें तो एक अच्छी बात है कि आपका मैच तो आप जीत गए, लेकिन आपका जो मिडल ऑर्डर वो टेस्ट हुआ, आपको समझ में आई है कि यार हाँ प्रेशर डाला तो कौन सा लड़का परफॉर्म करेगा। जैसे गाजी गोरी की बात करें, ही वाज आउटस्टैंडिंग, वो इनिंग्स आपको चाहिए थी। साथ की बात करें वो आपको अहमद दानियाल की बात करें, यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं जिनकी इनिंग्स आपको जरूरत थी उस वक्त। लेकिन दाद सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी इरफान खान न्याजी को, जब उस वक्त कप्तानी वो कर रहे थे, जब 86 पे अगस्त दो खिलाड़ी शायद उनके या 3 आउट थे श्रीलंका के, सुफियान मुकीम को वो लेके आए। फिर बीच में मुझे पता है बहुत से लोगों ने कहा कि आपने मास सदाकत को ओवर नहीं दिया। बीच में जब पैनिक भी हुआ तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज पे कोई ऐसा प्रेशर देखा नहीं था, क्योंकि उबैद शाह थोड़े से वीक लिंक आपको इसमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि उबैद शाह जितना आज तक क्रिकेट उनकी देखी है, चाहे अंडर 19 में देखें, उन्होंने वो ये हिट द डेक हार्ड है, क्योंकि उसने टेस्ट करना है बैट्समैन को। यॉर्कर उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर शायद थोड़ा सा अगर अकल से मैं कहता हूं कि उस पर काम करें। लेकिन एक अच्छी चीज है कि आपके पास यूटिलिटी बैकअप क्रिकेटर्स हैं, इनको अब संभालना है। मसला ये आता है कि आप अंडर 19 की बात करो, इनकी बात करो, पाकिस्तान शाहीन्स में से बहुत से लड़के आए थे, बिल्कुल ऐसे आप उनको सिस्टम से गायब कर देते हो। ये वो लड़के हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उनका प्रोग्रेस जो है उसको जरूर, ये बाजिद भाई का कल का एनालिसिस सुन के आया, वैसे ये देख लें आप, इसे सारी वही बातें कर दी हैं। लेकिन आई थिंक आपकी बात, बाजिद भाई सच कह रहा हूं, कल मैं नहीं था यहाँ लेकिन आई थिंक बात अवैस की बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो प्रोग्रेस है ना उसको मैप करना जरूरी है एंड कीप अ चेक ऑन देयर प्रोग्रेस। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये भी देखें कि कहीं बहुत जल्दी ना हो जाए उनके साथ सिलेक्शन में। तो ये भी एक बड़ा वाजे आई थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, एक वाजे हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि उन प्लेयर्स को मैनेज किस तरह करना है। थैंक यू वेरी मच अवैस सना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी। कल सुपर संडे है, डेफिनेटली हमने आपको बताया कि 2 बड़े मुकाबले हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला है बांग्लादेश ए से, फाइनल ऑफ द राइजिंग स्टार्स एशिया कप, और डेफिनेटली बड़ा मजा आने वाला है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह 2-2 पाकिस्तान की विक्ट्रीज हम सेलिब्रेट कर रहे हो। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और हमारी तमाम टीम को दीजिए इजाजत। गेम ऑन है।